नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री सर के चैनल पे मनीष कुलेरी आपको आज साइंस की क्लास दूंगा। और इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे साइंस में जिसकी चर्चा होती है। देखिए, साइंस में अपने पास तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है बायोलॉजी, जो अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और दूसरी आती है अपने पास केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद में तीसरा पार्ट आता है अपने पास फिजिक्स का। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे सारे पार्ट्स की अलग अलग करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बात आती है बायोलॉजी की, और बायोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री के बाद में हम बात करेंगे किसकी, फिजिक्स की। तो अपन एक एक पार्ट्स को पढ़ते हुए आगे चलेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी थ्योरी क्लियर करेंगे, फिर अपन इसके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज अपने पास आती है बायोलॉजी की, और बायोलॉजी की जहां बात आती है कि कई बार केस क्या होता है कि थके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और थके भी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि पूछ लिया कि बायोलॉजी शब्द जो है वो किस भाषा से निकाला गया है, किस लैंग्वेज से निकाला गया है। तो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि ग्रीक लैंग्वेज से निकाला गया है। कौन सी लैंग्वेज से निकाला गया, इसको ग्रीक भाषा से इसको निकाला गया है। और बायोलॉजी शब्द जो दिया था वो दो वैज्ञानिक आते हैं अपने पास, जिनका नाम है, एक का तो लेमार्क और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ट्रेविनियस। लेमार्क और ट्रेविनियस, ये दो वैज्ञानिक आते हैं अपने पास जिन्होंने सबसे पहले हमें बायोलॉजी का नाम दिया था, लेमार्क एंड ट्रेविनियस। अब लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने बायोलॉजी का नाम तो दिया है, लेकिन हमें अगर पूछ ले कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो फादर ऑफ बायोलॉजी लेमार्क और ट्रेविनियस नहीं होंगे। वहां पे कौन होगा, अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। कौन है, अरस्तु। क्लियर है दोस्तों यहां तक। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि बायोलॉजी की अगर शाखाओं की हम बात करें, ब्रांचेज की हम बात करें, तो यहाँ ब्रांचेज अपने पास आती हैं 56 अबव। लेकिन हमारे जो सिलेबस में आती है वो दो ब्रांच आती है, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बॉटनी की। यहाँ बात आती है किसकी, बॉटनी की। और बॉटनी को सभी जानते हैं, बॉटनी क्या होती है, बॉटनी होती है जिसमें वनस्पति यानी कि प्लांट्स की स्टडी की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। जिसके अंदर प्लांट्स की हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहेंगे, बॉटनी। और बॉटनी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है बॉटनी के फादर का, थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस से लेकर के आपको एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बुक दी गई थी जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या नाम है उस बुक का, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अब नाम आ रहा है किसका, प्लांट्स का, इसका मतलब किसकी स्टडी की जाती है इसमें बॉटनी की। और बॉटनी का फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसका मतलब इसके जो राइटर है वो कौन है, थियोफ्रेस्टस है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, जूलॉजी की। और जूलॉजी की जहां बात आती है, जूलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जीवों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। और जूलॉजी के फादर कौन है, जो बायोलॉजी के फादर है, नाम है जिनका अरिस्टोटल, नाम है जिनका अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल ने भी एक बुक लिखी थी, कौन सी, यहाँ पे ये नाम सेम रहेगा, केवल किसको चेंज करना है, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे किसको, एनिमेलिया। किसको चेंज किया जाता है, एनिमेलिया को चेंज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, ये हमारा एक छोटा सा इंट्रो था। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का जो फादर है वो कौन है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु है। उसके बाद में हमने बात की किसके बारे में, कि बायोलॉजी का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, नोमेनक्लेचर किसके द्वारा किया गया था, लेमार्क एंड ट्रेविनियस के द्वारा किया गया था। फिर हमने बात की थी कि बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं वो कितनी होती है, वो दो शाखाएं होती हैं। एक तो आती है अपने पास बॉटनी और दूसरी आती है अपने पास जूलॉजी। अगर हम बॉटनी की बात करें तो इसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस, इन्होंने पुस्तक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और उसके बाद में आती है जूलॉजी, और जूलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल, और इसने पुस्तक लिखी थी कौन सी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब देखो दोस्तों, हम आगे बात करते हैं और आगे हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और वो टॉपिक अपना रहेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वो टॉपिक अपना रहेगा ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, सबसे पहले हम कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं, कोई भी अंग तंत्र पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम होता है वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और ऑर्गन्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्या बनती है हमारी बॉडी में? सेल बनती है। सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम से बनेगी हमारी बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है? ये हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है। और ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो आगे जाने से पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमें सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था तो इसने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों? एक तो आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसे कहा जाता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण। क्लियर है? अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी इसमें बंद रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। क्लोज का मतलब क्या होता है? जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ये हमारी सबसे पहली चीज आती है कि रक्त वाहिनियां जिसको कहते हैं। ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो हमारे ब्लड को हार्ट से कैरी करके कहाँ ले जाती हैं? ऑर्गन से। और ऑर्गन से उठाकर वापस कहाँ लेके आती हैं? हार्ट तक लेकर आती हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको ब्लड वेसल्स कहा जाता है, उनको रक्त वाहिनी कहा जाता है। और जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका जो एग्जाम्पल आता है अपने पास सबसे अच्छा, वो आता है ह्यूमन, यानी कि मनुष्य। मनुष्य में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज यानी कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा अपने पास आता है कौन सा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यानी कि इसको कहा जाता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अब्सेंट होती हैं। जिसमें ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती हैं उसको क्या कहा जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है अपने पास ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, ऑर्थ्रोपोडा संघ। ऑर्थ्रोपोडा संघ या ऑर्थ्रोपोडा फाइलम जिसको कहा जाता है। संघ का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फाइलम। अब ऑर्थ्रोपोडा संघ में क्या आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं जितने भी जो कीड़े मकोड़े, चींटी वगैरह होती है या दीमक वगैरह होती है या मकड़ी होती है या फिर कॉकरोच होता है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो नॉन कोर्डेटा फाइलम का सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है। और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करेंगे कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कितने ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कितने ऑर्गन्स इसमें आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी इसके बारे में। कि यहाँ पे अपने पास आते हैं 3 ऑर्गन। कितने ऑर्गन आते हैं? 3 ऑर्गन भाग लेते हैं, 3 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है, अभी हमने चर्चा की थी, ब्लड वेसल्स। दूसरा ऑर्गन आता है अपने पास ब्लड, यानी कि जिसको कहा जाता है रक्त।
और तीसरा ऑर्गन आता है अपने पास हार्ट या फिर हृदय। और हृदय को हम प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों? दिल कहा। क्या कहते हैं इसको? दिल। कार्य क्या होता है इसका? इसका कार्य होता है ब्लड को पंप करना। ये कोई और कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। फीलिंग्स जो आती हैं वो सारी की सारी कहाँ से आती हैं? ब्रेन से आती हैं। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी? ब्लड वेसल्स की। अभी मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो ब्लड को हृदय से अंगों तक पहुंचाती हैं, यानी कि हार्ट से कैरी करके कहाँ ले जाएंगी? ऑर्गन्स तक। और ऑर्गन से वापस उठा करके इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाती हैं? हार्ट तक लेकर के आती हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनी कहा जाता है। अब देखिए ब्लड वेसल्स होती कितने प्रकार की हैं? ये सब 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आती है अपने पास आर्टरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है धमनी। ठीक है। आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है? आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट आर्टरी यानी कि महाधमनी। लार्जेस्ट आर्टरी ये कौन सी होती है? ये होती है एरोटा। कौन सी होती है? एरोटा होती है। सबसे बड़ी धमनी या महाधमनी का नाम क्या होता है? एरोटा होता है। दूसरी चीज आती है कि यहाँ अपने पास एक अपवाद आता है, एक एक्सेप्शन आता है, और उस अपवाद को, इसे अपवाद क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने यहाँ क्या बताया कि आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन एक ऐसी आर्टरी आती है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, और वो इम्प्योर ब्लड फ्लो होने वाली आर्टरी कौन सी है? एक्सेप्शन आता है यहाँ पे अपने पास, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, इसमें हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड होगा इसमें? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है उसमें क्या उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? अब हम आगे बात करते हैं किसकी? आगे हम बात करेंगे, दूसरी चीज आती है अपने पास आर्टरी के बाद में वेन। आर्टरी के बाद में क्या आती है? वेन आती है, और वेन को हिंदी में कहा जाता है सीरा। क्लियर है? अब देखिए हमने यहाँ आर्टरी में क्या देखा था? प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन यहाँ वेन में कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है? उसमें क्या उपस्थित है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अब देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, यहाँ आई थी अपने पास ऑक्सीजन। अब लार्जेस्ट आर्टरी हमने देखी थी, वो कौन सी है? एरोटा। अब यहाँ हम देखेंगे लार्जेस्ट वेन, यानी कि सबसे बड़ी सीरा या महासीरा कौन सी है? उसका नाम होता है वेना कावा। क्या नाम होता है उसका? वेना कावा। वेना कावा एक ऐसी वेन है जो सबसे बड़ी सीरा है, जिसे महासीरा या लार्जेस्ट वेन कहा जाता है। और यहाँ पे भी क्या आता है? एक एक्सेप्शन आता है। और यहाँ वाला एक्सेप्शन का क्या होगा? यहाँ देखिए एक्सेप्शन आया था कि पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर। क्यों? क्योंकि इसमें प्योर ब्लड होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? इम्प्योर। इसका मतलब एक्सेप्शन होगा, और एक्सेप्शन जिसमें होगा उसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं उसको? पल्मोनरी वेन कहा जाता है। और पल्मोनरी वेन में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है? पल्मोनरी वेन में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है उसमें? प्योर। क्लियर है दोस्तों? यहाँ प्योर का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज आती है अपने पास कौन सी? तीसरी चीज आती है कैपिलरीज। और कैपिलरीज को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों केशिकाएं। क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ अच्छा पढ़ने को मौका मिले। कैपिलरीज, केशिकाएं क्या होती है? केशिकाएं वो होती हैं जो आर्टरी और वेन को जोड़ने का कार्य करती हैं।
मान लीजिए ये मार्कर वाला हाथ मेरा आर्टरी है और ये ढक्कन वाला हाथ क्या है, ये वेन है। इस प्रकार से जोड़ने का कार्य जो करती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कैपिलरीज या केशिकाएं कहा जाता है। यानी कि ये आर्टरी और वेन को जोड़ती है, आर्टरी प्लस वेन। क्लियर है दोस्तों? ये अपनी क्या कंप्लीट हो गई है, ये ब्लड वेसल्स कंप्लीट हो गई है। देखिए कितने प्रकार की बताई है, 3 प्रकार की। एक तो क्या होती है, एक तो आर्टरी होती है, दूसरी क्या होती है, दूसरी वेन होती है, और तीसरी क्या होती है, तीसरी कैपिलरीज होती है। क्लियर है दोस्तों? आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा है। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि इसमें हमेशा कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। वेन की अगर हम बात करें तो कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो। लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना कावा है। एक्सेप्शन क्या आता है, पल्मोनरी वेन, जिसमें कैसा ब्लड फ्लो है, जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ कुछ एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। उस डायग्राम से हम समझते हैं कि कौन सी जो वेन है या कौन सी जो शिरा है वो किसके साथ जुड़ी रहती है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है अपने हार्ट का। और ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं सबको पता है, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उनको कहा जाता है एट्रियम, इसको भी नाम दे दिया हमने एट्रियम। और नीचे वाले दो चैम्बर हैं उनको कहा जाता है वेंट्रिकल, इसको भी क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रियम और नीचे वाले 2 चैम्बर वेंट्रिकल हो गए। अब ये कौन सा है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा है, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम को हिंदी में कहा जाता है आलिंद और वेंट्रिकल को कहा जाता है निलय। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास चर्चा आती है किसकी, कि जो हमने आर्टरी और वेन पढ़ी है, ये कौन सी आर्टरी किसके साथ किस प्रकार से जुड़ी रहती है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लार्जेस्ट आर्टरी क्या है अपने पास, एरोटा। ये हार्ट के कौन से चैम्बर के साथ जुड़ी रहती है, ये जुड़ी रहती है, ये कौन सा चैम्बर है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जो जुड़ी रहती है उसको नाम दिया जाता है एरोटा। क्या नाम दिया जाता है उसको, एरोटा नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज आती है कि राइट वेंट्रिकल के साथ क्या जुड़ी रहती है, राइट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी रहती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। याद रख लेना, मैं इसको लिख रहा हूं PA। PA का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब हम आगे बात करते हैं, 2 चीजें बच गई अपने पास, एक तो लार्जेस्ट वेन और एक वेन एक्सेप्शन। पहली चीज आती है कि लार्जेस्ट वेन क्या है। लार्जेस्ट वेन जो है वो सबसे बड़ी शिरा है, और कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर। और इम्प्योर ब्लड जहां फ्लो होता है वो किसके साथ जुड़ी रहती है, वो जुड़ी रहती है राइट एट्रियम के साथ। किसके साथ जुड़ी रहती है, राइट एट्रियम के साथ जुड़ी रहती है। और लास्ट अपने पास आती है कौन सी, एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन, जिसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, और वो जुड़ी रहती है किसके साथ, वो जुड़ी रहती है लेफ्ट एट्रियम के साथ। इसको मैं दोस्तों PV लिख रहा हूं। PV का मतलब क्या है, पल्मोनरी वेन। क्लियर है यहां तक? अब देखिए समझना, लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा ब्लड है, कैसे क्या जुड़ी है इसके साथ, एरोटा, यानी कैसा ब्लड फ्लो रहा है, प्योर। लेफ्ट एट्रियम क्या जुड़ी है, पल्मोनरी वेन, यानी कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, प्योर। यानी कि जो लेफ्ट पार्ट है उसमें हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। सॉरी, अब देखिए मैंने क्या बताया कि लेफ्ट पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है। समझ जाना कि जो आर्टरी प्योर ब्लड को लेके जाती है वो किसके साथ कनेक्ट रहती है, वो हार्ट के लेफ्ट पार्ट के साथ कनेक्ट रहती है। दूसरी चीज आती है वेना कावा, कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर। यानी कि इम्प्योर ब्लड कहाँ होता है, हार्ट के राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड होता है। क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जो दूसरा
ऑर्गन आता है और उस ऑर्गन को क्या कहा जाता है? उस ऑर्गन का नाम है ब्लड। और ब्लड जो ऑर्गन है वो इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की, और ब्लड को हिंदी में कहा जाता है रक्त। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप बात आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का अध्ययन, क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? हेमेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, स्टडी को क्या कहा? हेमेटोलॉजी। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? और ब्लड का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ पे होता है? बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में। दोस्तों ये जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में, ये कब होता है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो या फिर फीटल कहा जाता है इन मेडिकल लैंग्वेज। और बोन मेरो में फॉर्मेशन कब होगा? जब जो एम्ब्रियो होता है वो 6 मंथ का हो जाता है। कितने मंथ का हो जाता है? 6 मंथ का। तो दोस्तों 6 मंथ से पहले जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? यानी कि एम्ब्रियो में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? एम्ब्रियो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है लीवर एंड स्प्लीन। लीवर एंड स्प्लीन में होता है, यानी कि यकृत और स्प्लीन को कहा जाता है तिल्ली। इसको तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? इसको तिल्ली कहा जाता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि स्टडी क्या होगी? हेमेटोलॉजी। दूसरी आती है फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। ये कहाँ होता है? बोन मेरो में। एम्ब्रियो में कहाँ होता है? लीवर या स्प्लीन, जिसे कहा जाता है प्लीहा। क्या कहा जाता है इसको? प्लीहा कहा जाता है। और इसको कहते हैं अपन यकृत। ब्लड का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है और इसका फॉर्मेशन क्या कहलाता है? इसका फॉर्मेशन को कहा जाता है हीमोपोइसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? हीमोपोइसिस होता है। हीमोपोइसिस किसे कहते हैं? कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को कहा जाता है। स्टडी क्या होती है? हेमेटोलॉजी। अब हम आगे बात करते हैं इसकी क्वांटिटी, और इसकी जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। और क्वांटिटी मेल में होती है इसकी कितनी? 5 to 6 लीटर, यानी कि 5 से 6 लीटर होती है। और फीमेल में इसकी जो मात्रा होती है फीमेल के अंदर, और फीमेल में होती है 4 से 5 लीटर। क्लियर है दोस्तों? क्वांटिटी मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में कितनी होती है? 4 से 5 लीटर होती है। अब देखिए क्वांटिटी के बाद में बात आती है अपने पास किसकी? कि ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है। अब पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक वैज्ञानिक आता है सोरेनसन, और सोरेनसन क्या करता है कि स्केल बनाता है, एक पीएच स्केल जिसको नाम दिया जाता है। और इस स्केल के अकॉर्डिंग किसी भी कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी चीज होती है, उसके नेचर को देखा जाता है, उसकी प्रकृति को देखा जाता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। उसने एक स्केल बनाई थी और स्केल में उसने 1 से 7 और 7 से 14 तक के नंबर काउंट किए थे। 1 से 7 के बीच में अगर हमारे पास कोई नंबर आता है मतलब वो कैसी प्रकृति का है, कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। अगर 7 से 14 के बीच में हमारे पास कोई नंबर आता है मतलब वो किस नेचर का है? मतलब वो बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय प्रकृति का है। और अगर बिल्कुल 7 के ऊपर हमारे पास कोई नंबर आता है मतलब वो किस प्रकृति का है, किस नेचर का है? वो न्यूट्रल है, उसके पास किसी प्रकार की कोई प्रकृति नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं पीएच वैल्यू की, और ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4। इसका मतलब इसका जो नेचर हो गया, इसकी जो प्रकृति हो गई वो कैसी हो गई? बेसिक। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे टिश्यू कौन सा होता है? ब्लड किस टिश्यू का बना होता है? तो ब्लड बना होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू।
किस टिश्यू का बना होता है दोस्तों? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक का एक प्रकार है लिक्विड यानी कि तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहा जाता है। उसी से किसका फॉर्मेशन होता है? उसी से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? स्प्लीन को। यानी कि हमारे शरीर में रक्त को संग्रहित यानी स्टोरेज करने का कार्य कौन करता है? स्प्लीन करता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? दोबारा देख लीजिए एक बार। स्टडी क्या होती है? हेमेटोलॉजी। फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो में। एम्ब्रियो का ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होगा? लीवर या स्प्लीन में। फॉर्मेशन क्या कहलाता है ब्लड का? हीमोपोइसिस। क्वांटिटी मेल में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। फीमेल में कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4। इसका मतलब नेचर कैसा हो गया इसका नेचर हो गया बेसिक। दूसरी चीज आती है कि टिश्यू कौन सा होता है? टिश्यू होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं कि ब्लड जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करेंगे किसकी? ब्लड कंपोनेंट्स की, यानी कि रक्त के अवयव। रक्त किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? कौन कौन से अवयव जो है वो ब्लड के अंदर आते हैं? ब्लड कंपोनेंट्स। रक्त के अवयव। ब्लड जो है वो 2 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक तो आता है प्लाज्मा और दूसरा आता है ब्लड कैप्सूल्स। ब्लड कैप्सूल्स इसको कहा जाता है रक्त कणिकाएं। और प्लाज्मा को प्लाज्मा कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास बात आती है किसकी? प्लाज्मा की। और प्लाज्मा जो है वो ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बनाता है? ये बनाता है 55%। कितना परसेंट बनाता है? 55% बनाता है। और कौन सा पार्ट बनाता है? ये हमेशा पूछने वाली चीज है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा ब्लड का कौन सा पार्ट बनाता है। देखिए कोई भी चीज होती है, कोई भी लिक्विड होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। तो यहाँ पे जो लिक्विड पार्ट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ प्लाज्मा कौन सा पार्ट बनाती है? लिक्विड पार्ट बनाती है। लिक्विड पार्ट। और कितना बनाती है? 55% बनाती है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है पेल येलो। पेल येलो का मतलब हल्का पीला। कैसा कलर होता है इसका? पेल येलो होता है, हल्का पीला इसका कलर होता है। प्लाज्मा के अंदर वाटर क्वांटिटी कितनी होती है? जल की मात्रा होती है 90 से 92%, यानी कि 90 to 92%। प्लाज्मा के अंदर और क्या होते हैं? इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। और वो प्रोटीन कितने परसेंट में होते हैं? 8 to 10%, यानी कि 8 से 10% भाग में प्रोटीन होते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? ये जो प्रोटीन होते हैं वो 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन हैं? 4 प्रकार के। 4 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? इनके नाम है। एक का नाम तो होता है कौन सा? एल्ब्यूमिन। कौन सा है दोस्तों? एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन जो आता है अपने पास वो आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। और तीसरा प्रोटीन जो आता है दोस्तों वो आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। और चौथा जो प्रोटीन आता है दोस्तों वो आता है अपने पास फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। कितने प्रकार के प्रोटीन हो गए दोस्तों? 4 प्रकार। एक तो एल्ब्यूमिन आ गया, एक ग्लोब्यूलिन आ गया, एक प्रोथ्रोम्बिन आ गया और एक फाइब्रिनोजन आ गया। ये जो 4 प्रकार के प्रोटीन हैं ये किसका कार्य करते हैं? ये ब्लड कोगुलेंट का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में होते हैं? वो प्लाज्मा के अंदर होते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का 55% भाग बनाता है। कौन सा पार्ट बनाता है? लिक्विड पार्ट बनाता है। कलर कैसा होता है? पेल येलो होता है
वाटर क्वांटिटी कितनी होती है 90 to 92% होती है, यानी कि 90 से 92% होती है। प्रोटीन कितने होते हैं 8 to 10% होते हैं, यानी 8 से 10% में क्या होते हैं प्रोटीन। कितने प्रकार के दोस्तों 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन हो गया दोस्तों, ग्लोबुलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया और फाइब्रिनोजन। ये जो 4 प्रकार के प्रोटीन हैं ये किसका कार्य करते हैं दोस्तों? ये दोस्तों कार्य करते हैं ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये हमने जो बात की है वो किसके बारे में बात की है? वो प्लाज्मा के बारे में बात की है। और इसके बाद में अपने पास आता है कौन? ब्लड कार्ब सेल्स। और ब्लड कार्ब सेल्स की अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम बात करते हैं किसकी? ब्लड कार्ब सेल्स की। दूसरा पार्ट आता है दोस्तों अपने पास ब्लड कार्ब सेल्स यानी कि रक्त कणिकाएं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं हर एग्जाम में। एसएससी की उठा लो या किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम उठा लो, उस सारे के सारे एग्जाम्स में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ब्लड कार्ब सेल्स की अगर हम बात करें, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है रक्त कणिकाएं। और ब्लड कार्ब सेल्स जो है वो क्या करती हैं? ये 45% भाग बनाती हैं। कितना परसेंट भाग बनाती हैं? 45। और कौन सा पार्ट बनाती हैं? ये सॉलिड पार्ट बनाती हैं, यानी कि ठोस भाग बनाती हैं। कौन सा भाग बनाती हैं? ठोस भाग। कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड कार्ब सेल्स, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स और प्लेटलेट्स का मतलब प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्ब सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स और प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो कौन सी आती है? आरबीसी आती है। आरबीसी की जहां बात आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो हमारी बॉडी का वो कौन सा है? यानी कि ब्लड के अंदर वो आरबीसी है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि आरबीसी के ऊपर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो इसलिए ये जो आरबीसी है ये क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले आरबीसी के बारे में, और आरबीसी के बाद में हम आगे चलते रहेंगे। सबसे पहली चीज आती है अपने पास आरबीसी। आरबीसी आरबीसी का जो अदर नेम होता है इसको क्या कहा जाता है? इसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स क्या कहते हैं दोस्तों? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होता है बोन में, सॉरी रेड बोन में, रेड बोन में फॉर्मेशन कहाँ होगा इसका? रेड बोन में। और फॉर्मेशन होने के बाद में देखिए आरबीसी की जो संख्या है, नंबर ऑफ आरबीसी है, नंबर ऑफ आरबीसी वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, यानी कि 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। अगर इसकी संख्या हमें लाखों में पूछी जाती है तो सीधी सी बात है कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 45 से 55 लाख, 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर क्यूब। समझ गए दोस्तों? 45 से 55। अब देखिए जो आरबीसी का कलर होता है वो रेड होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन जब आरबीसी पढ़ लेंगे। तो आरबीसी का जो आकार होता है, शेप होती है, वो कैसी होती है? वो होती है बाइकोन्केव।
बाइकोनकेव। बाइकोनकेव का मतलब होता है द्विअवतलाकार, यानी कि तस्त्री होती है, अपनी प्लेट होती है जो बीच में से धसी रहती है और किनारों से उभरी रहती है, जिसको क्या कहा जाता है, बाइकोनकेव कहा जाता है। कॉनकेव लेंस आता है, कॉन्वेक्स लेंस आता है, मिरर आते हैं, उसी प्रकार से बाइकोनकेव शेप में क्या होती है, अपनी आरबीसी होती है। और आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी के अंदर, यानी कि मनुष्य आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसके अंदर, ह्यूमन आरबीसी में, हमारी आरबीसी में, मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ अपवाद आ जाते हैं, एक्सेप्शन आ जाता है। और एक्सेप्शन क्या आता है अपने पास, एक्सेप्शन ये आता है कि ऊंट और लामा, ऊंट व लामा की आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लामा ऊंट यानी कैमल, लामा एक लांबा एक जीव होता है जो जेब्रा के समान होता है, उसी को लामा कहा जाता है। एक्सेप्शन देख लिया हमने, ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक प्रेजेंट होता है। अब देखिए हम बात करते हैं और क्या एब्सेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। आरबीसी के अंदर कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से किन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज को याद कर लेना अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात आती है अपने पास किसकी, कि जो आरबीसी है इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पान है, वो कितने दिन का होता है। इसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज का। कितने दिन का होता है, 120 दिन का। और 120 दिन के बाद क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। और डीनेचर होने के बाद कहां चली जाती है, स्प्लेन में चली जाती है। कहां चली जाएगी ये, स्प्लेन में। और स्प्लेन में जाने के कारण स्प्लेन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लेन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लेन को। क्यों, क्योंकि जब 120 दिन के बाद जो आरबीसी है वो क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। और डीनेचर होने के बाद कहां आ जाती है, स्प्लेन में आ जाती है। और इसीलिए स्प्लेन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जिनको हम देखते हैं। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है किसी कारणवश, तो इसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। अगर आरबीसी की संख्या किसी कारण घट जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि आरबीसी की बढ़ी हुई संख्या को, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आरबीसी को क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथीमिया। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखो लास्ट लाइन आती है अपने पास क्या, कि आरबीसी के किनारों पर, आरबीसी के किनारों पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को मैं क्या लिख रहा हूं, Hb हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के किनारों पर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। यहां तक देख लीजिए, ये अपनी जो आरबीसी है वो क्या हो गई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आरबीसी अदर नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में। नंबर ऑफ आरबीसी 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। शेप कैसी होती है, बाइकोनकेव यानी कि द्विअवतलाकार। ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किसकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शन है, ऊंट और लामा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आरबीसी में, हमेशा के लिए एब्सेंट होता है। लाइफ स्पान कितना है, 120 डेज। उसके बाद क्या हो जाती है, डीनेचर। डीनेचर होने के बाद कहां चले जाएगी, स्प्लेन में। इसीलिए स्प्लेन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी की बढ़ी हुई संख्या को क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी की घटी हुई संख्या को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और आरबीसी के किनारों पर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी का जो अपना बचा हुआ है कि आरबीसी की किनारों पर क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के बारे में अपन चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।